Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Thank you. Thank you, sir. सौरभ शर्मा जी, जी सर। वर्तमान में आप पटवारी के पद पे काम कर रहे हैं। जी सर। ये पटवारी के पद पे कब से काम कर रहे हैं? सर जुलाई 2022 से कार्य कर रहा हूँ। 2022 से, जी सर। यानी कि 3 साल से भी ज्यादा आपको है वो हाँ। पटवारी के पद पे काम करते हो। जी सर। तो पटवारी के पद पे काम करते हुए आपने क्या महसूस किया कि है वो गांव में अभी किस क्षेत्र में है वो और विकास करने की आवश्यकता है? सर तो ग्रामों में सर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो सर रोड कनेक्टिविटी है। इसके अलावा सर जो रास्ते हैं वो भी सर बहुत कम है, प्रॉपर रूप से सर रास्ते नहीं है। इसके अलावा सर अपन देखें तो शिक्षा के स्तर पर और इसके अलावा सर जो गाँव में सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गई या शिक्षा हो गई, बाल विवाह हो गई, ये सर अभी देखने को मिलता है। तो इन समस्याओं के समाधान करने के लिए जो पटवारी के रूप में आपके पास में एक्सपीरियंस है, यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं तो आप क्या प्रभावी कदम उठाएंगे इसके लिए? सर जैसे जो सामाजिक समस्या है इनका तो सबसे जो अच्छा है सर वो तो है कि शिक्षा का जो स्तर है वो बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा सर जागरूकता है वो सर्जित की जानी चाहिए और सर महिला शिक्षा है उसको सर ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सर जैसे गाँव में जो रास्तों पर अतिक्रमण है वो सर जैसे रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है अभी गवर्नमेंट द्वारा, उसके माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा सर जैसे वर्तमान में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर जो चलाए जा रहे हैं उनके माध्यम से भी सर जो समस्या है उनका निदान किया जा सकता है। आपकी तरफ से और क्या प्रयास, नया क्या सजेशन देना चाहेंगे कि है वो आपने महिला शिक्षा पे, बालिका शिक्षा पे है वो जोर दिया है कि गवर्नमेंट ने अभी तक है वो क्या सुविधा है वो बालिकाओं के लिए नहीं दी हुई है कि वो स्कूल जाए हैं? सर गवर्नमेंट के स्तर पे सर सभी सुविधाएं जो महिलाओं बालिकाएं उनको उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन सर अभी भी जो एक पितृसत्तात्मक सोच है या जो सर महिला सुरक्षा से संबंधित जो समस्या है गाँव में वो सर एक प्रमुख चुनौती है। तो सर इसका निराकरण किया जाना चाहिए और जो जागरूकता है वो सर ज्यादा से ज्यादा सर्जित की जानी चाहिए। तो इसमें है वो जागरूकता है वो मेन चीज है कि है वो उनके पेरेंट्स में है वो जागरूकता लाए हम है जो। तो पेरेंट्स को जागरूक हम है वो किस रूप में बना सकते हैं? सर जैसे अगर सर सबसे पहला तो ये है कि सर जैसे आसपास अगर कोई महिला जो सर सक्सेस हुई है तो सर उसको रोल मॉडल के रूप में प्रसारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सर जो शिक्षा का महत्व है वो बताया जाना चाहिए उनको कि बालिकाएं किस प्रकार जो सोसाइटी है उसमें योगदान दे सकती है। सर तो नहीं, आप पटवारी के पद पे काम कर रहे हैं। जी सर। आप किससे प्रभावित हुए कि मुझे है वो आरएस में जाना चाहिए हो? सर मैं सर एक हमारे पहले एसडीएम साहब ही थे सर हमारे जो उपखंड के थे, उनसे ही सब प्रभावित हुआ। नहीं, उनसे उनकी कौन सी नीतियों से, कौन सी चीजों से, कौन से जो उनके फैसलों से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए? सर एक बार हमारे गांव में सर एक रास्ते का प्रकरण हुआ था, सर उस रास्ते को उन्होंने खुलवाया था। उसके बाद में सर जैसे जो एजुकेशन है या जो सर स्वास्थ्य सुविधा है वो गाँव में सर बढ़ी है और गाँव का विकास सुनिश्चित हुआ है। अच्छा, चलिए वर्तमान में चलते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंट है वो राष्ट्र के नाम से संदेश दिया था। जी सर। उसमें है वो मेन फोकस है उनका किसके ऊपर था? सर उनका जो मेन फोकस था वो स्वदेशी पे था सर। स्वदेशी पे था। जी सर। और इसके अलावा सर जो जीएसटी कट हुआ है, जो जीएसटी के लाभ है वो सर सभी वर्गों को मिलने चाहिए। ये जीएसटी लागू कब हुआ था? सर ये 2017 में लागू हुआ था। 2017 में लागू हुआ था। 2017 का जीएसटी और 2025 का जीएसटी, इन दोनों में है वो क्या बेसिक डिफरेंस आप देख रहे हैं? सर एक तो जैसे सर जीएसटी के संबंधित जो क्षतिपूर्ति वाला था, सर पहले क्षतिपूर्ति के लिए बोला गया था केंद्र सरकार द्वारा, तो सर वो लागू अभी सर वर्तमान में उसको पोस्टपोन कर दिया गया। इसके अलावा सर जैसे सर जीएसटी की 4 दरें थी पहले, 5%, 12%, 18%, 28%, सर उनको घटा के अभी 2 कर दिया गया है। इसके अलावा सर जैसे पहले 20 लाख तक के जो व्यापारी थे उनको सर इस पे रजिस्ट्रेशन से छूट प्रदान की गई थी, उसे वर्तमान में बढ़ाकर सर 40 लाख रुपए कर दिया गया। तो जीएसटी 2 का है वो सारे ही औद्योगिक घरानों ने उसका स्वागत किया है। ऐसा क्या कारण है कि सभी सेक्टर्स में है वो जीएसटी 2 को है वो काफी सराहना की है जीएसटी 2? सर इसमें जो मेन रीजन है वो ये है कि सर इससे जो कंजप्शन है वो सर बढ़ेगा, तो सर कहीं ना कहीं जो उत्पादन है वो उनको बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे सर उनको जो लाभ होगा वो सर जैसे एक तो उनके सर जीएसटी पे जो उनकी लागत थी वो कम होगी, तो सर उनको बेनिफिट ज्यादा होगा। सर इससे किसको होगा बेनिफिट? सर उद्योग वालों को भी होगा। सर उद्योग को बेनिफिट होगा या एक आम उपभोक्ता को भी उसका है वो
फायदा होगा? सर जैसे जीएसटी सर ये जो उपयोग करता है उपभोग करता है उस पर लगता है, तो सर ज्यादा लाभ तो सर जो उपयोग कर रहा है उसको होगा सर इसमें। जीएसटी का कंसेप्ट क्या है? सर वैल्यू एडेड टैक्स है सर। वो तो वैट था। सर इसमें भी सर ये जैसे जो अंतिम उपभोक्ता है, जो उपभोग करने वाला व्यक्ति है, उस पर सर इसका भार पड़ता है, और बाकी सर्विस। वैट और जीएसटी इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है, वो क्या है? सॉरी सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर वैट को। वैट और जीएसटी में डिफरेंस का नहीं पता अभी आपको? अच्छा, ये अमेरिका में भी बवाल मचा हुआ है H1B वीजा। क्या है ये H1B वीजा, और इस पे है वो अभी रिसेंट है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्यों है? सर जो अभी इसके चर्चा में रहने का कारण ये है कि सर इसके लिए जो फीस है वो सर लगभग 100 गुना बढ़ाकर $1 लाख कर दी गई है सर। इसके अलावा सर ये जो गैर प्रवासी कुशल श्रमिक होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो इससे भारतीय है वो सबसे ज्यादा चिंतित क्यों है? सर ये जो H1B वीजा के उपयोग करता है उनमें सर 70% सर भारतीय है सर। 70% भारतीय है। जी सर। किस इंडस्ट्री पे है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है इंडिया की है वो? सर आईटी सेक्टर पे। क्यों? सर क्यों जो आईटी सेवाएं भारतीय जो उपलब्ध करवाई जाती है सर उसकी वजह से जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं सर उन्हीं को मुख्यतः इसमें रोजगार प्रदान किया जाता है। ये भारतीय जो जितनी भी आईटी की कंपनियां हैं वो तो सब आउटसोर्सिंग करती हैं। ये आउटसोर्सिंग है वो क्या है? सर आउटसोर्सिंग किसी विदेशी जो कंपनी है उससे सर्विसेज प्राप्त करना सर आउटसोर्सिंग कहलाता है। इस H1B जी सर के अगेंस्ट चाइना ने है वो K1 वीजा है जो की घोषणा की है। जी सर। ये क्या है? K1 वीजा है, और इसमें क्या है, क्या क्या कहा है चाइना ने? सर चाइना ने ये कहा है कि सर जैसे जो वैज्ञानिक और जो तकनीकी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए सर ये वीजा स्कीम है 1 अक्टूबर से वो लागू करेंगे। इसमें सर जो एक ही व्यक्ति है कई बार वहाँ जा सकता है एक ही वीजा से, इसके अलावा लंबे समय तक वहाँ रुक सकता है। ये सुविधा इसके माध्यम से प्रदान की जाएगी। कहीं ना कहीं सर जो H1B वीजा है उसका सभी विकल्प उपलब्ध करवाया गया है चाइना द्वारा, ताकि जो तकनीकी विशेषज्ञ है वो अमेरिका की जगह चाइना। इसकी मैक्सिमम अवधि है वो क्या बता रहे हैं ये? सो K1 की इसकी फीस क्या बता रहे हैं? पढ़ा नहीं आज आपने? फीस का नहीं पता चलना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये 10 साल तक के लिए है, और ये जो हाईली प्रोफेशनल्स हैं इनको है वो चाइना वीजा दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है चाइना? सर इसे चाइना जो सर अभी तो अमेरिका को काउंटर करने के लिए ऐसा कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो चीनी कंपनियां हैं वो सर विशेषज्ञता की सर वहाँ अभाव अभी तक जो विदेशी विशेषज्ञ सर वहाँ पहुंच नहीं रहे। कहीं ना कहीं वहाँ की जो आईटी कंपनियां हैं उनको बेनिफिट हो, उनको सर वर्ल्ड वाइड एक प्रोवाइड करवाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए सर वीजा इन्होंने लॉन्च किया है। एक स्वागत FI देखा है नाम, सुना है? सॉरी सर सेबी ने है वो एक ऐसा प्रोग्राम निकाला है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को है वो अट्रैक्ट करने के लिए है वो स्वागत FI है वो एक प्रोग्राम है वो लोग सेबी ने किया है। भारत की कौन सी पिक्चर है वो ऑस्कर अवार्ड के लिए 2026 के लिए चुनी गई है? सर एक हाउस बॉन्ड मूवी है। ये ऑस्कर अवार्ड है किसे दिया जाता है? सर जो मुख्यतः सर जो मूवी वगैरह होती है, जो गाने वगैरह होते हैं, गाने वगैरह इन क्षेत्रों में दिए जाते हैं सर मुख्यतः। अभी ये जो आप पखवाड़े की बात कर रहे थे, जी सर, शहरी शिविर पखवाड़ा और ग्रामीण सेवा शिविर, जी सर, ये कब से, इसकी अवधि कब से कब? सर 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक संचालित किए जाएंगे। 17 सितंबर से 18 अक्टूबर तक क्या क्या मेन है वो काम करवाए जा रहे हैं इस सेवा पखवाड़े में? इसमें सर एक तो जो भी कोई योजना है उसके लिए अपन आवेदन कर सकते हैं, उसका अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सर जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित जैसे नामांतरण हो गए, बंटवारे हो गए, जो कूड़ेदार से संबंधित विवाद है, रास्ते से संबंधित विवाद है, उनका समाधान हो गया। इसके अलावा सर जो पशु मंगला योजना है उसके माध्यम से बीमा वगैरह, तो मुख्यतः सर जो राजस्थान सरकार की योजना है उनका बेनिफिट पहुंचाने के लिए ये पखवाड़ा वो आयोजित किया जा रहा है। पटवारी के काफी कामों को है वो ऑनलाइन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ऑनलाइन कर दिया गया है।
तो इसका है वो एक आम आदमी को, एक आम किसान को है वो क्या फायदा होगा? सर एक तो जैसे सर जो बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे कार्यालयों के, वो बंद हो जाएंगे। इसके अलावा सर जो उनकी कॉस्ट आती थी आने जाने की, वो कम होगी। इसके अलावा सर जैसे जो बेनिफिट उनको मिलते थे तो सर काफी लॉन्ग टाइम में मिलते थे, तो सर वो एक इजीली मिलेंगे उनको। और सर जैसे अभी हाल ही में एक राज्य कचरा गिरदावरी ऐप लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से सर जो किसान है खुद ही सर गिरदावरी भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी है वो रिसेंट एक केस देखा गया है जिसमें है वो भारी है वो रिश्वत की है वो एक पटवारी के द्वारा डिमांड की गई। फिर क्यों जाते हैं पटवारी के पास में ऐसे? सर जैसे एक तो जो सबसे मुख्य रीजन होता है सर, एक काम को जल्दी करवाने के लिए या जो इलीगल काम होते हैं सर उनको करवाने के लिए सर जो किसान होते हैं वो सर ऐसे रास्ते अपनाते हैं। जबकि सर जो नामांतरण वगैरह होता है इसके लिए सर एक ऑटो जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई, जिसमें 5 दिन तो सर पटवारी को मिलते हैं और 20 दिन सर जो ग्राम पंचायत के तहसीलदार होते हैं तो उनको मिलता है सर। ये अगर इस अवधि में ये दोनों इसको नहीं करते हैं तो सर ये ऑटो वो हो जाता है सर, दर्ज हो जाता है उसमें जमाबंदी। राजस्व मंडल के जो चेयरमैन थे पहले, उनको अभी एक महत्वपूर्ण है वो जिम्मेदारी सौंपी गई है पूर्व राजस्व मंडल के चेयरमैन को। कौन है वो? सर श्री राजेश्वर सिंह है, जिनको सर हाल ही में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है सर। राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। ये राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन बनाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या प्रक्रिया है इसकी? सर ये राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। और सर ये जो आर्टिकल 243 के और जेड है उसके माध्यम से सर ये निर्वाचित किए जाते हैं, वो सर वो किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। अभी परिसंघ का मुद्दा है वो वन स्टेट वन इलेक्शन में है वो छाया हुआ है। क्या है ये परिसीमन? सर परिसीमन जैसे सर पंचायती राज की जो ग्राम पंचायतें या जो स्थानीय निकाय है उनके निर्वाचन क्षेत्र होता है सर, उनमें जो कुल सीटें होती है उनका निर्धारण किया जाता है इसके माध्यम से। इसके अलावा सर रिजर्व सीट होती है उनका इसके माध्यम से निर्धारण किया जाता है सर। क्यों चर्चा में है अभी ये? सर एक तो जैसे सर हाल ही में जैसे सर 2000 जो 21 की जनगणना हुई थी उसके बाद में सर सेंटर में भी बनना था, और सर जैसे अभी राजस्थान में भी वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ पे परिसीमन करवाया जा रहा है, जिसमें सर ग्राम पंचायतें या जो स्थानीय निकाय वार्ड उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी सर इसके माध्यम से। आप तो जयपुर से ही हैं? जी सर। जयपुर में 2 निगम निगम थे, उनको एक कर दिया है। जी सर। पहले कितने वार्ड थे, अब कितने वार्ड रह गए? सर सॉरी सर मैं रिकॉर्ड तो बहुत चल रहा है अभी ये। पहले कितने वार्ड हो, हेरिटेज में कितने वार्ड थे, कितने पार्षद थे? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ सर एक में तो 250 थे, एक में 150 थे सर। एक में 100 थे, एक में 150 थे। थैंक यू सर, सॉरी। और अब दोनों मिलाकर है वो 150 वार्ड कर दिए गए। ऐसा क्यों किया गया है कि पहले 2 बनाए गए? उसमें ये दलील दी गई थी कि जयपुर की जो सीमाएं हैं वो काफी बड़ी हो गई हैं, एक नगर निगम से है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो 2 नगर निगम बना दी। अब वापस इस गवर्नमेंट ने है वो दोनों निगमों को मर्ज करके फिर एक है वो जयपुर नगर निगम बना दी। सर इसमें जो मुख्य रहता है सर जो सेवा है वो सर आसानी और सुलभ रूप से मिल सके, इसलिए सर कहीं ना भी जो छोटा जो कार्यालय होता है, जो छोटा अधिकार क्षेत्र होता है, तो सर उसमें जो सेवाओं की इफेक्ट होता है वो अधिक होता है सर। लेकिन सर जैसे देखा तो सर जैसे जो कार्यालय थे वो सर अभी जैसे जयपुर हेरिटेज का जो कार्यालय था वो प्रॉपर रूप से नहीं बन पाया था। इसके अलावा सर जो गवर्नमेंट के लिए इसकी कॉस्ट थी वो भी काफी बढ़ रही थी सर। इसके अलावा सर हम देखते हैं जैसे दिल्ली और मुंबई में सर वहाँ जयपुर से भी काफी बड़े बड़े नगर निगम है सर, वो एक ही नगर निगम है लेकिन अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये इसको डिवाइड करने से या सिंगल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सर इसमें। ठीक है। कैसे हैं सौरभ जी आप? सर बस बोलिए। पटवारी जी क्यों कहते हैं आपको पटवारी? सर इसमें जैसे पटवारी सर 2 शब्दों से मिलकर बना है। पट यानी जो दस्तावेज वो विलेख होता है उनको पट बोला जाता है, और वारी दस्तावेजों को बोला जाता है या भूमि के टुकड़े को बोला जाता है? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है सर जो वो विलेख होता है उन्हीं को सर पट बोला जाता है, और वारी का मतलब सर जो देखभाल करने वाला देखभाल। तो पटवारी जी, एक तो पटवारी होता है और एक ग्राम सेवक होता है। जी सर। ये 2 नीचे के स्तर पे, प्रारंभिक स्तर पे होते हैं। जी सर। तो एक तो पटवारी की बिल्कुल पटवारी से लेकर के ऊपर तक की हायर पोस्ट क्या क्या होती है, और ग्राम सेवक वाली क्या क्या होती है? सर जैसे पटवारी होते हैं, फिर गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर सर संभागीय आयुक्त होते हैं, फिर उनसे ऊपर सर जो राजस्व बोर्ड होता है, फिर सर राजस्व बोर्ड के बाद में जो सचिवालय में बैठते हैं सचिव,
प्रधान सचिव और फिर सर जो राजस्व मंत्री होते हैं वो सबसे ऊपर होता है। सर ग्राम सेवक में सर एक तो ग्राम सेवक होते हैं, फिर अतिरिक्त वीडियो होते हैं सर, फिर एसीओ होते हैं, फिर सर सीईओ होता है। आपने अभी कहा कि जो क्षतिपूर्ति जीएसटी में देते थे उसको पोस्टपोन कर दिया, ये बात समझ में नहीं आई मेरे को, इसका खोल के बताओ थोड़ा सा। सर पूर्व में सर जीएसटी को लागू किया गया था, जब सर इसमें 3 तरह की जीएसटी थी सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो सर जो स्टेट टैक्स थे उनको इसमें शामिल किया गया था। तो सर इससे जो स्टेट थे उनका ये दावा था कि हमारे जो कलेक्शन है, रेवेन्यू कलेक्शन है, वो कम होगा। तो तब सर केंद्र सरकार द्वारा कि जो भी आपको नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार के द्वारा कर दी जाएगी। तो सर क्यों होगा कम? सर जैसे इसमें कई टैक्स थे जो काफी ज्यादा मात्रा में वसूल किए जा रहे थे सर, जो राज्य सरकारों द्वारा, उनकी सर दरें वो कम हो गई थी। इसके अलावा सर जैसे कई टैक्स थे जो पूर्ण रूप से जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्हीं के द्वारा वसूल किए जा रहे थे, सर उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया था। इससे सर इससे क्षति होने की जो उम्मीद थी वो लगाई जा रही थी। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम आपको क्षतिपूर्ति कर देंगे। जी सर। ठीक है, तो अब पोस्टपोन कर दिया का मतलब क्या है? सर अभी शायद जो क्षतिपूर्ति है वो सर अब केंद्र सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा सर उन्होंने जो राज्य है उनको सर ब्याज रहित जो 50 लाख करोड़ का ऋण है वो देने की बात की गई है सर। पोस्टपोन करना और बंद कर देने में फर्क होता है क्या? जी सर। आपने कहा था पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। एक रास्ते खुलवाने की क्या प्रावधान है? सर इसमें जो टेनेंसी एक्ट है उसकी धारा 251 और 251 क्या है उसके माध्यम से खोले जाते हैं सर। 251 में तो अगर कोई विद्यमान रास्ता है उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया जाता है, उसको खोला जाता है। और 251 क्या में कोई नया रास्ता होता है कृषि भूमि के लिए, वो प्रोवाइड करवाया जाता है। क्या प्रोसेस है इसकी? सर इसमें सर्वप्रथम जो एसडीएम साहब होते हैं उनके यहाँ आवेदन किया जाता है। फिर एसडीएम साहब द्वारा सर पहले तो ये देखा जाता है कि कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं है कृषि भूमि के लिए। सर मैक्सिमम 30 फीट चौड़ा रास्ता इसके माध्यम से दिया जा सकता है। और सर शॉर्टेस्ट जो रास्ता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है इसके माध्यम। ठीक है, आपने कहा 4 रेट थी जीएसटी की, उनमें से 2 कर दी अभी। जी सर। 5% और 18%। 40% क्या है? सर 40% जो सिन गुड्स होती है, जैसे सर तंबाकू हो गया, पान मसाला हो गया, जो लग्जरी गुड्स होती है उन पे लगाया गया है। सिन गुड्स ही लग्जरी गुड्स होती है, दोनों में फर्क है? सर सिन गुड्स किसे कहते हैं? सर सिन गुड्स ऐसी होती है जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। हानि पहुंचाती है, अपना समाज जो है वो इसके उपभोग को नैतिक नहीं मानता है, समाज परमिशन नहीं देता है उपभोग की, वो सिन गुड्स हो गई। एक डिमेरिट गुड्स भी होती है। सर अभी याद नहीं चल पा रहा हूँ सर डिमेरिट गुड्स। ठीक है, तो उनको 40% कर दिया, उनके ऊपर जीएसटी 40% कर दिया। जी सर। तो जीएसटी बढ़ गया होगा फिर तो उनके ऊपर। सर पहले वाली जो दरें वो मेरे को याद नहीं है सर, इस पे तो तंबाकू या तो मैक्सिमम 28% थी ना? हाँ जी सर। ये पहले कितनी दरें लगती थी? सर पहले 4 लगती थी। 4 लगती थी, कौन कौन सी? सर 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो फिर 28 वाली मैक्सिमम में होंगी ये, इनके ऊपर कोई सेस वेस भी लगता था? सर इनके साइड सेस लगता था। सेस भी लगता था। जी सर। सेस मिला करके 45% तक जाता था, अब उसको 40% कर दिया। इसका मतलब वहां भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ये जीएसटी में चेंज करने का निर्णय कौन लेता है, डिसीजन कौन लेता है? सर ये जीएसटी काउंसिल बनाएगी। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? सर जो राजस्व मंत्री होते हैं वो सर वित्त मंत्री होते हैं भारत सरकार के। भारत सरकार के वित्त मंत्री। जी, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं इसमें? सर इसमें जो एक तो वित्त मंत्री होते हैं, राज्य में वित्त मंत्री होते हैं केंद्र के, और इसके अलावा सर जो स्टेट के रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं वो सर इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हो गए? 2 तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गए। जी सर। बाकी कितने स्टेट है? वो सर 28 स्टेट हो गए। 28 स्टेट हो गए। जी सर। और सर जहाँ तक है सर जो विधानसभा वाली यूटी है। ठीक है, कितने विधानसभा वाली यूटी सर अभी वर्तमान में 2 है सर। 2 है या 3 है? सर 2 ही है। दिल्ली है, पुडुचेरी है और एक और सर 2 ही। जम्मू कश्मीर। आप याद करिए, भूल रहे हैं आप। कितने % वोटिंग से निर्णय लिया जाता है? सर इसमें 75% वोटिंग से निर्णय लिया जाता है। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार के 33% होते हैं और राज्य सरकार के 67% होते हैं। 67% राज्य सरकार, 2/3 राज्य सरकार के पास में है। जी सर। ठीक है, आप बैडमिंटन खेलते हैं? जी सर। इंटरनेशनल लेवल के टॉप प्लेयर
सर जैसे अगर सर मेल्स में बात करें तो जो चाइना की सीयूकी है वो फर्स्ट नंबर पे। इसके अलावा एंटोनी एंडोरसन है। फिर सर जो विक्टर एक्सेल्सन है। और सर जैसे 10वें नंबर पे भारत के लक्ष्य सेन है। इसके अलावा सर महिलाओं में बात करें तो सर दक्षिण कोरिया की जो आन से यंग है वो सर फर्स्ट नंबर पे है। जयपुर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सर सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 18 नवंबर 1727 को। 1727 को। और इसका ये आर्किटेक्चर कौन थे? सर विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य आर्किटेक्चर थे। जी सर। ठीक है सर। तो आप पटवारी पे काम कर चुके हो, तो एक तो ये है कि आपने एक जिक्र किया था कि बाल विवाह एक समस्या है। जी सर। आपने देखा है कोई बाल विवाह? सर नहीं देखा। तो आप कह रहे हो समस्या, फिर देखा ही नहीं तो आपको कैसे लगा कि समस्या? सर जैसे सर हमारे गांव वगैरह है जहाँ मैं शादी में जाता हूँ सर, वहाँ सर मैंने आज तक कभी बाल विवाह नहीं देखा। लेकिन सर जैसे आसपास सुनने को मिलता है सर देखने को भी मिलता है। जैसे कई कहाँ देखने को मिला आपको? सर जैसे एक मेरे दोस्त थे, उन्हीं की सर बहन की जो बाल विवाह किया गया था सर। हाँ, वो बाद में पता चला कि पहले पता चला? सर बाद में पता चला। ठीक है, फिर आपने कुछ किया फिर उसके बाद में? नहीं सर। तो आपको नहीं लगता कि ड्यूटी बनती है कि उन परिवार को समझाया जाए या कि दोबारा वो ऐसा काम न करे, ऐसा परिवार फिर से बाल विवाह कर सकता है अगर उनकी और कोई बेटी है? सर मैं उस टाइम पे 10th क्लास में था सर। तो आप 10th क्लास के बाद में कोई बाल विवाह नहीं देखा है और आपको लगता है बाल विवाह समस्या? हाँ सर जैसे अभी भी देखने को मिलते हैं सर, जो बैकवर्ड क्लासेज है इनमें सर बाल विवाह आपने या देखा ही नहीं मैंने। सर न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता है सर। ठीक है, तो एक पंचायत लेवल पे इशू है कि लोकल गवर्नेंस, आप तो देखते हो लोकल गवर्नेंस। जी सर। जैसे ब्राजील जैसे देश है वहाँ लोकल गवर्नमेंट होती है जो पंचायत लेवल की, उनका खुद का रेवेन्यू होता है 40% के आसपास। इंडिया में ये क्या 2% मुश्किल है, ऐसा क्यों है? सर जैसे इसमें सर जो सबसे मेन है कि जो जैसे एक तो सर जीएसटी आ गया है, केंद्र सरकार आ गया, इसके अलावा सर राज्य सरकार है, टैक्स कलेक्शन के जितने राइट्स थे वो सर इन्होंने खुद के पास ही रख रखे हैं अभी तक। इनका सर विकेंद्रीकरण इन्होंने नहीं किया है। इसलिए कहा जाता है कि जो पंचायतें हैं या जो नगरीय निकाय इनके पास सर स्वयं के जो राजस्व स्रोत नहीं है, तो इन्हें या तो मोस्टली तो केंद्र सरकार के अनुदान पे या जो राज्य सरकार के अनुदान पे उसी पे निर्भर रहना होता है। नहीं, इनको पावर तो दे रखी है छोटे मोटे बहुत सारे टैक्स लगाने की। ट्रांजिशन टैक्स अगर अंदर से आप कोई माल जा रहा है उसके ऊपर लगा सकते हो, कोई बाजार लग रहा है गाँव में उस पर लगा सकते हो, मनोरंजन टैक्स लगा सकते हो। टैक्स लगाने की है पावर तो नहीं, फिर भी कलेक्शन क्यों है? इस तरह की टैक्स तो सर्जरी ब्राजील में भी होगी, तो फिर वहां तो बहुत अच्छा काम हुई है, लेकिन इंडिया में सर जैसे जो मोस्टली टैक्स अभी तक सर जो ये ग्रामीण सरकार की पावर है, ऐसा नहीं है कि वो लगा नहीं सकते है, ग्राम पंचायत टैक्स, फिर भी टैक्स कलेक्शन नहीं है। और टैक्स के अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं उनके टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने? इसके अलावा जैसे सर मेले वगैरह है, इनका आयोजन करवा सकते हैं, जिससे एंट्री शुल्क वगैरह है ये ले सकते हैं। वो तो ले मेले वगैरह आयोजन हो रहे हैं पर ले नहीं पा रहे हैं। दिक्कत ये है ना कि हो रहे हैं मेले वगैरह, सारे काम हो रहे हैं लेकिन टैक्स कलेक्शन नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि जो मेले वगैरह होते हैं, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये बहुत ही स्थानीय स्तर पर ही सर अभी तक होते हैं। तो सर इनको जैसे प्रमोट करके थोड़ा जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ आए, तो उनसे सर जो फीस वगैरह है वो ले सकते हैं। हमने काम तो मतलब उसी स्तर पे किया है लगभग, पटवारी देखता ही पता ही होता है कि कैसे रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा होता है, कैसे क्या होता है। तो इससे मेन रीजन ये है, मेन जो रीजन है टैक्स कलेक्शन नहीं होने का वो ये है कि आप अपने लोगों के बीच में रह के अपने लोगों को टैक्स नहीं देता। जी। तो जैसे अगर कोई गांव के सरपंच जो भी डिसाइड करके टैक्स लगा रहे हैं अपने गांव के लोगों पे, तो वो देंगे नहीं टैक्स और वो उनसे नाराज हो जाएंगे, अपने लोगों को टैक्स नहीं लगा। दूसरा कुछ और बताइए कॉन्क्रीट जिससे पता चले कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। सर जैसे इसके अलावा सर जो पशुओं की बिक्री के लिए सर जैसे साप्ताहिक या जो पाक्षिक, आपने बोल दिया कि मेले लगा सकते हैं, और सर एक जैसे पशुओं की बिक्री के लिए अपन साप्ताहिक या जो पाक्षिक रूप से सर कुछ एक हाट वगैरह लगा सकते हैं। वो एक ही बात है, मेला हाट एक ही बात है। उसके अलावा सर इसके अलावा जैसे ग्रामीण जो हस्तशिल्प है उसके माध्यम से सर उनको अपन ग्लोबली या जो नेशनली प्रमोट करके उन पे भी सर टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। पर टैक्स लगा नहीं सकते ना हम लोग? नहीं सर, जैसे अभी तक तो अपन देखते हैं इनका जो कंजप्शन है वो तो लोकल लेवल पर ही है, लेकिन पता है कुछ पंचायत की प्रॉपर्टी होती है
मैं बताऊँ गंगानगर साइड, गंगानगर की तरफ है कुछ पंचायतें, उनकी खुद की जमीन है उनके पास। उस जमीन पे वो ठेके पे देते हैं या फिर खुद ही उसके ऊपर क्या करते हैं, बुआई करते हैं, और वहां से उनकी लाखों की इनकम आती है। तो ऐसे कोई पंचायत की कोई जमीन पड़ी है उसको किराए पे दो, तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। और वो होता है ना, ट्रिपल पी होता है, एक 4P होता है, ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। तो कुछ ऐसा काम करो जिसमें लोगों से भी कुछ पैसा लो। जब आपको स्कीमें पता हो तो चल रही है, जो चार दीवारी करते हैं अपने जो शमशान भूमि होती है उसके ऊपर, उसमें 90% पैसे सरकार देती है, 10% वहाँ के लोग देते हैं। ऐसी कुछ स्कीम चल रही है, तो इस तरह कुछ स्कीम लाई जाए तो ऑटोमेटिक है जो रेवेन्यू वो बढ़ेगा। तो बैडमिंटन आप खेलते हो, क्या सीखा आपने बैडमिंटन से जो आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूज करने वाले हो? सर एक तो जैसे जो बैडमिंटन होता है सर, उससे जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहती है। इसके अलावा सर एक जो क्विक रेस्पॉन्स है वो डेवलप होता है सर। इसके अलावा जैसे बैडमिंटन होता है उसको निश्चित रूल्स के माध्यम से खेला जाता है। कहीं ना कहीं सर जो प्रशासन होता है उसमें सर जो नियमों का पालन है वो सबसे सर्वोपरि है। ठीक है, और क्या ओरिजिन क्या है बैडमिंटन, कहाँ से ये शुरू हुआ है? सर ये जो बैडमिंटन का ओरिजिन है सर महाराष्ट्र के पूना से माना जाता है सर। तो फिर ये इंडिया में पॉपुलर नहीं होकर बाहर ज्यादा पॉपुलर हो गया? सर जैसे अपन वर्तमान में देखते हैं तो सर इंडिया में भी काफी पॉपुलर है। इसके अलावा सर जो एशिया की कंट्रीज है जैसे इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, इनमें भी सर काफी पॉपुलर है। तो कहीं ना कहीं सर जो बैडमिंटन है उसमें एशिया का डोमिनेंस है सर अभी। आगे शुरू में जैसे कुछ अभी 5 साल से लोग छोड़ दो, तो पहले इतना बैडमिंटन नहीं था, जिससे नया कल्चर आया अभी तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे इंडिया से ओरिजिन हो गया, इंडिया उतना डोमिनेट तो नहीं कर पा रहा जितने दूसरे देश कर पा रहे। इसके पीछे क्या मेन रीजन बात है? सर इसमें जो एक तो प्रमुख रीजन सर जैसे जो औपनिवेशिक काल था उसमें सर ये डेवलप हुआ था इंडिया में। इसके बाद में सर जो इसके रूल्स वगैरह है वो ब्रिटेन के द्वारा ही बनाई गई थी। और जो सर जो बैडमिंटन की सबसे प्रमुख प्रतियोगिता होती है ऑल इंग्लैंड ओपन चैंपियनशिप, वो भी सर ब्रिटेन से ही शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं सर जो इसका ऑफिशियल रूप है वो ब्रिटेन में ही शुरू हुआ था सर। क्रिकेट पैदा ही ब्रिटेन में हुआ था जिसमें, लेकिन क्रिकेट में हम नंबर 1 पे और बहुत बार है, लेकिन बैडमिंटन हमारे यहाँ नहीं हुआ तो भी हम नहीं ले पाए। रूल नियम कानून कायदे क्रिकेट सब उन्होंने बनाए। सर जैसे क्रिकेट में सर भारत में बहुत पहले ही सर जैसे 1983 था उसी टाइम सर वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो सर उसके बाद में कहीं ना कहीं काफी जो पॉपुलैरिटी है वो मिली है सर। जबकि सर बैडमिंटन में जो प्रतियोगिता है खेल तो सर बहुत पहले से रहे लेकिन हाल ही में जीतने लगे हैं। तो सर अब धीरे धीरे काफी प्रमोट हो रहा है सर भारत में भी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ओलंपिक के ऊपर। ओलंपिक बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिसके ऊपर जो इंडियंस जाते हैं, बहुत सारे गेम ऐसे इसमें अपने इंडिया से पार्टी लोग जाते ही उसमें इंडिया कोई प्लेयर नहीं होता है, गेम ऐसे हो जाते हैं। जितने भी जो गेम है ओलंपिक में वो लगभग ऐसे हैं जो या तो उनका ओरिजिन हुआ है वो इसमें वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है, या फिर जो आप जैसे बता रहे रूल नियम वो सब वेस्टर्न कंट्रीज में बनाए। दूसरा कि जितने भी गेम है वो फिजिकली सुटेबल उन लोगों के लिए है। जैसे मैं आपको कहूँ बहुत सारी गेम होते हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो इंडियन जो पॉपुलेशन है उसमें उतनी जो है बाई जेनेटिक इतनी हाई जो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जिम्नास्टिक वगैरह तो शायद इंडिया कोई प्लेयर नहीं रहता हो। सो फिर भी हम मतलब उन गेम को जो है हम चाह रहे हैं कि हमें ओलंपिक में पदक आए ओलंपिक, तो उनमें से एक रीजन ये है कि हम उन गेम के लिए सुटेबल ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं बने, वो वहाँ की परिस्थितियों अनुसार बने हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, एक वो बर्फ के ऊपर स्केटिंग करने का भी गेम होता है ओलंपिक में, तो वो अपने यहाँ तो सर कैसे खिलाड़ी डेवलप होंगे, ना बर्फ है ना कुछ और है, उसमें तो हमारे मेडल हमारे जीरो ही आता। फिर भी हम इतने सारे पैसे लगा के रोड में लगेंगे ओलंपिक गेम जीतने हैं, लेकिन हमारे लिए सुटेबल ही नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता है गलत पॉलिसी? इससे बढ़िया तो हमारे खुद के जो रीजन है उनको प्रमोट करो। क्यों ओलंपिक स्कीम भी शायद ओलंपिक पोडियम स्कीम करती है, क्यों अननेसेसरी उनके पीछे पड़े, उनके लिए हम सुटेबल नहीं होते? सर जैसे जो गेम्स में सूटेबिलिटी है सर वो सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से फाइंड की जा सकती है सर। जैसे अलग अलग जो भारत में सर काफी जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है सर। तो जैसे सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए तो सर ऐसे सूटेबल लोग मिल सकते हैं सर। जैसे हाल ही में जो स्केटिंग थी उसके लिए सर एक तमिलनाडु के जो आनंद कुमार वेल कुमार थे, उन्होंने सर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सर गोल्ड मेडल जीता है। और सर ऐसे ही जैसे सर जिम्नास्टिक में भी भारत की एक खिलाड़ी थी तो सर दीपा कर्माकर, उन्होंने सर पार्टिसिपेट भी किया था और वो शायद 4th नंबर पर उन्होंने फिनिश किया था।
तो सर ऐसे जो विभिन्न गेम्स है उनमें सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या साइंस का अपन बात करके या उनको सर विदेशों में ट्रेनिंग दिलवा के सर काफी गेम्स है जिनमें भारत भी सर भाग भी ले सकता है और मेडल भी ले सकता है। नॉर्मल में जी सकते हैं पर खर्चा बहुत ज्यादा है, विदेशों में ट्रेनिंग देना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। वही तो मेरा क्वेश्चन था कि क्यों नहीं हम इस पे ध्यान दें, अपने रीजनल गेम्स पे ध्यान दो। बहुत सारे गेम्स हैं जो हमारे रीजनल है लेकिन ओलंपिक वगैरह में नहीं है। सर जैसे भारत को प्रयास भी करना चाहिए कि जैसे ओलंपिक का जो आयोजन है भारत में हो और जो रीजनल गेम्स है उनको सर इंटरनेशनल लेवल पे या जो ओलंपिक है एशियन गेम्स है इनमें शामिल करवाने का प्रयास करना चाहिए और सर जो रीजनल गेम्स है उनको भी प्रमोट किया जाना चाहिए सर भारत में। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं थोड़ा आईआर के बारे में। नाइबर कंट्रीज है अपनी सारी डेमोक्रेसी है लगभग सभी, जी सर। और सब में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, संविधान भी है। जी सर। फिर भी वहाँ छोटा मोटा कुछ होता है, जो छोटे मोटे प्रोटेस्ट होते हैं, सरकार कोलैप्स हो जाती है, डेमोक्रेसी गिर जाती है एकदम से। इंडिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, किसान आंदोलन मान लो, जो अपने सिटीजनशिप एक्ट था उसके ऊपर हुए थे, लेकिन ऐसी कोई स्थिति इंडिया में कभी तो नहीं होती। सर जो इंडिया में सर एक तो जैसे सर जो स्टेट गवर्नमेंट्स है सर वो भी काफी पावरफुल है। इसके अलावा सर जो इंस्टीट्यूशंस है काफी संस्थान है सर, जैसे चाहे तो निर्वाचन आयोग हो, इसके अलावा सर जैसे सीवीसी वगैरह हो, ये भी काफी सर स्ट्रॉन्ग है। अभी इनको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है। कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट है वो भी सर जैसे अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार को स्वेच्छाचारी निर्णय लेती है सर उसको जैसे आर्टिकल 142 हो गया या जो आर्टिकल 13 हो गया उसके तहत सर पलट देते हैं। और सर इसके अलावा समय समय पर जो गवर्नमेंट्स है उनके द्वारा भी प्रयास किया जाता है कि जो असंतोष है वो ज्यादा स्तर तक नहीं बढ़े, पहले उसका समाधान कर दिया जाता है सर। ये आसपास कंट्री से इंडिया क्या सीख सकता है? इस तरह की कोई भी क्राइसिस है उससे पहले कैसे रोका जा सकता है? सर जैसे हाल ही में एक जो क्राउड मैनेजमेंट रिस्पांस प्लान वो सर जो गृह मंत्री है उनके द्वारा प्रस्तुत दिशा निर्देश प्रदान किए गए। तो सर ऐसे जो प्रोटेस्ट होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जो वैज्ञानिक विधियां हैं या जो अपनी आईबी वगैरह है इनको सर स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे सर जो युवा वर्ग है या जो तकनीकी खामियां जिनमें सर साइबर अपराध वगैरह है जिनसे असंतोष बढ़ने के चांस है, तो सर जो सोशल मीडिया है उन पे सर जैसे जो फेक न्यूज या डीप फेक वगैरह है इनको नियंत्रित करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि इस तरह की प्रोटेस्ट हो ही ना? सर जैसे लोकतंत्र में सर प्रोटेस्ट होना, प्रोटेस्ट को नहीं रोका जा बड़े स्तर पे नहीं हो जो लोकतंत्र को ही हटा दे। सर इसके लिए सर जैसे जो विभिन्न वर्ग है जैसे सर एक तो जैसे सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनका सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। इसके अलावा सर जैसे जो साइबर अपराध है या जो डीप फेक है, फेक न्यूज है, ऐसी जो चीजें हैं जो राष्ट्र की अखंडता या सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए सर। तो रोजगार वगैरह नहीं हाँ सर युवा वर्ग है उनकी समस्या तो आई नहीं। ठीक है, तो आप भारत का चाइना या फिर अमेरिका ज्यादा किसको भरोसेमंद मानते हैं भारत के लिए? सर यूएसए। क्यों? सर जैसे चाइना के साथ सर हमारे जो सीमा विवाद भी है, इसके अलावा सर अपन देखते हैं जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी है। हाल ही में जैसे एक वाटर बम पॉलिसी है वो चाइना के द्वारा लाई गई है। तो सर चाइना लॉन्ग टर्म में इतना विश्वास जैसे जैसे अगर चाइना के अपन डिफेंस इक्विपमेंट है वो भी नहीं खरीद सकते। इसके अलावा जैसे सर जो आईटी उपकरण है वो भी सर हम नहीं खरीद सकते क्योंकि सर उनमें जो साइबर क्राइम उनके चांस रहते हैं सर। लेकिन वो तो कहावत है अमेरिका किसी का दोस्त है ही नहीं, मार के। सर जैसे ऐसा बोला जाता है कि विदेशी नीति में कोई भी स्थायी शत्रु या मित्र नहीं होता है सर। जहाँ जहाँ भारत के हित पूरे होते हैं वहाँ वहाँ सर हमें अमेरिका का भी साथ लेना चाहिए, और जहाँ जहाँ अगर ऐसे लगता है कि भारत के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है अमेरिका तो सर अमेरिका का विरोध भी किया जाना चाहिए। बिल्कुल यही बात थी। तो आप नेगेटिवली सोचते हो सबसे पहले किसी भी बात पे? सर नेगेटिव नहीं सर, जैसे कोई भी काम करता हूँ तो उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनको सर पहले देखता हूँ कि क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, तो फायदे बाद में देखते हैं। जी सर। ठीक है, कोई नहीं। तो जीएसटी काउंसिल का आपने कंपोजिशन है वो बताया था सर को, और वो भी बताया था इससे पहले जब जीएसटी नया आया था एंटी प्रॉफिटिंग जो अथॉरिटी बनी वो क्या थी? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि जीएसटी कम करने से, जीएसटी रेट कम करने से एक्सपोर्ट है वो इंडिया का कैसे बढ़ सकता है? सर एक्सपोर्ट एक तो सर जो भारतीय वस्तु है वो सस्ती होगी सर, और कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहाँ की जो वस्तुएं हैं उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकेगी। तो सर
इससे एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है सर। कोई चीज बाहर बिकने जा रही है उसके ऊपर जीएसटी लगता है? सर जैसे मैन्युफैक्चरिंग है तो सब उस पे लगता है सर, कंपोनेंट्स होते हैं विभिन्न उन। अच्छा, तो ये फायदा। और इसके अलावा कोई आपको क्या लग रहा है? अभी सर मैं यही सोच पा रहा हूँ। ठीक है, H1B वीजा वाला जो इशू चल रहा है अभी रिसेंटली, ये सब इंडिया को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। इन सब नुकसान से बचने के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए भाई? क्यों हम 70% भारतीय H1B वीजा में सबसे ज्यादा नुकसान हमें होने वाला है? क्यों हम ही वहाँ सबसे ज्यादा है इस वीजा को लेने वाले? तो ये सब जो इशू को कैसे खत्म किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो सर जो भारत को है सर आत्मनिर्भरता है उसको सर बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सर जैसे भारत को भी सर एक उत्पाद राष्ट्र बनना चाहिए ताकि हम भी सर ज्यादा से ज्यादा जो वस्तुएं हैं सेवाएं उनका एक्सपोर्ट कर सके सर। इसके अलावा सर जो भारतीय युवा है सर उनको यही रोजगार मिल सके, जो आईटी सेक्टर है या जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसको सर ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए सर। ठीक है सर। अभी टीम इंडिया को है वो किसने स्पॉन्सर किया? सॉरी सर मैं भूल। पहले तो ड्रीम 11 था ना? जी सर, अपोलो टायर्स। अपोलो टायर कितने रुपए में किया? सॉरी कि जयपुर में रिम्स RVHS की जगह क्या है? इस रिम्स का पूरा नाम क्या है? सर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सर्विसेज सर, जो एम्स के तर्ज पे सर ये रिम्स बना। इसमें डॉक्टर साहब मना क्यों कर रहे हैं जाने के लिए? सॉरी सर इस सेक्टर में। नहीं, ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, आप थैंक यू। आइए सौरभ, बैठो। सौरभ, कल ही तुम्हारा इंटरव्यू है? जी सर। पूरी तैयारी है आपकी? जी सर। कैसा लगा हम लोगों से बात करके? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा? सारे है वो एक तरह से हमने कवर किया, करने की कोशिश की है लगभग वो सब चीजें कवर। लगभग। जयपुर की कुछ चीजें हैं वो याद रखो, जैसे नगर निगम का भी वार्डों की संख्या कम की जा रही है। जयपुर में आते हैं तो 2 कर दिए थे, एक वापस कर दिया, क्या क्या कारण रहे हैं उसको थोड़ा सा देखो। रिम्स में है वो कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते डॉक्टर हैं वो, अभी प्राइवेट प्रैक्टिस की है वो, उनको छूट है एक तरह से की, और ऑफिस टाइम के बाद में इसलिए विरोध कर रहे हैं। ये जयपुर की घटनाएं हैं। हाँ सर। एक 25 सितंबर को है वो राजस्थान की यात्रा है प्रधानमंत्री की। कहाँ जाएंगे? सर वो बांसवाड़ा में जाएंगे। बांसवाड़ा किस क्या क्या काम करने के लिए जा रहे हैं? जो मुख्यतः सर एक तो माई बांसवाड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, हाँ, उसके उसके बारे में अच्छी तरीके से तैयार कर लेना आप। जी है ना? और बाकी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, आपकी अच्छी तैयारी है, तो आराम से बिना स्ट्रेस ये तो सब करेंगे ही आप। सर वो क्या है कल फिर करवाना है इसलिए नहीं, तो इसलिए बिल्कुल पूरी नींद ले आप। कल शाम को है या मॉर्निंग में ही है? शाम। हाँ, तो आराम से है जो रात को अच्छी तरह नींद ले, केवल कल अखबार पढ़े, बाकी और कुछ भी नहीं पढ़े। हाँ सर। है ना? अखबार की जो मेन न्यूज है H1B जो वीजा है वो काफी बहुत ज्यादा चर्चा में है, उसकी तोड़ है वो K1 है वो चाइना ने जारी किया, जिससे कि हम चाइना ये यानी कि ये तो एक तरह से परंपरागत ऐसी है, दुश्मन है ये जो अमेरिका कर रहा है उसके अगेंस्ट है वो चाइना है, काउंटर अटैक कर रहा है कहने का मतलब वो। तो सर ने जो क्वेश्चन सही पूछा है कि चाइना और भारत में यूएस में हमें चुनाव करना हो तो किसको चूज करें, उसके अलग अलग तर्क है, बिल्कुल अलग अलग। वो तर्क आपके सही थे, आपने बाद में आंसर देना, किसी को नहीं चुन सकते, वो सबसे बेस्ट आंसर। हाँ, तो ये जो चीज है किसको चुनना, ये बैलेंस है आपका, है जो समय और परिस्थितियों को स्ट्रेस नहीं पालना है। जी सर। अच्छा इंटरव्यू है, पटवारी को लेकर भी आपकी है वो काफी बातें हो सकती हैं, ठीक है ना? ये जो सेवा शिविर पखवाड़े चल रहे हैं इनको लेकर भी बात हो सकती है। दीनदयाल उपाध्याय 25 तारीख को है वो दीनदयाल उपाध्याय का भी है वो जयंती है, तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है। देखो शॉर्ट में बता दूं तो आपने जैसा यहाँ इंटरव्यू दिया ऐसा मेंटेन कर जाना, आप कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। आपको जहां जवाब नहीं है आपने बड़ी शालीनता से बड़ी विनम्र भाव से आपने कहा सॉरी सर, यहाँ से जवाब दिया तो आपने तुरंत कहा थैंक यू सर, सॉरी मैं याद नहीं कर पाया था, आपने बताया थैंक यू।
और जवाब आपने जो भी दिए हैं गलत एक भी नहीं दिया है, जवाब आपने बिल्कुल बैलेंस दिए हैं और यही चीज वहां होनी चाहिए। शुरू से लेकर लास्ट तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना हुआ था, आप बिल्कुल सहज महसूस कर रहे थे, कहीं भी उलझे नहीं। बस यही चीज वहां चेक होती है कि आप उलझते हो कि नहीं उलझते हो। बस उलझना नहीं है, धीरे से साइड किनारा कर लो, नहीं आ रहा है तो। जरूरी नहीं है हमने पूछा वही पूछा जाएगा, वहां कुछ भी पूछा जा सकता है। और आपके नॉलेज लेवल को यहाँ जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग अगर एस्टिमेट लगाना हो ना, तो आपका नॉलेज लेवल सुपर्ब है। तो ये प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ही जा रहा हूँ। टाइम से सो, रिलैक्स रहो, टाइम से वहाँ पहुंच जाना। अब और कहीं भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के बात यही है, कल के न्यूज पेपर की हेडिंग देख लेना बस। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप पूरी नींद लेना, रिलैक्स होके रहना, और जैसा परफॉर्मेंस यहाँ किया है सेम डिटो परफॉर्मेंस वहाँ